हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज सभी अच्छे होंगे ये उम्मीद करता हूँ। बच्चों, आज के सेक्शन में हम लोग कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान सेक्शन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन का ये हमारा सेकेंड पार्ट है, जिसका हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने प्रकाश के परावर्तन के विषय में, प्रकाश के विषय में, प्रकाश के गुण के विषय में और परावर्तन के नियमों का अध्ययन किया था। वो हमारा पार्ट 1 था। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो आप ज़रूर जाके देखें। उसके बाद आज हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत कर रहे हैं, उसके आगे की क्लास लेंगे। चलो चलते हैं बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों हमारा पहला सेक्शन किससे शुरू होगा? दर्पण से। दर्पण बच्चों जिसे हम लोग आईना भी कहते हैं, जिसे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ये हमारा क्या है? दर्पण। बनता कैसे है? सुनो बच्चों, जब हम लोग किसी कांच के चिकने पृष्ठ को एक और कलई से पोत देते हैं या एक और कलई से पेंट कर देते हैं, कलई जैसे रेड मिनियम या सिल्वर ऑक्साइड से पेंट कर देते हैं, तो उसका दूसरा पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक हो जाता है। परावर्तक का मतलब जो प्रकाश को वापस करने का गुण प्रदर्शित करने लगता है। यानी जब प्रकाश को कोई ऐसा माध्यम मिलता है जहां प्रकाश दूसरी ओर नहीं जा पाता है, तो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौटना शुरू कर देता है, और प्रकाश के वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो हमारा दर्पण है, ये प्रकाश के परावर्तन की घटना पर ही आधारित होता है। तो दर्पण बेटा क्या है? किसी समतल कांच के दोनों पृष्ठों में से किसी एक पृष्ठ पर जब कलई या पेंट कर दी जाती है तो दूसरा पृष्ठ हमारा परावर्तक हो जाता है। इस प्रकार से जो कांच की प्लेट प्राप्त होती है उसे हम लोग दर्पण कहते हैं। तो बच्चों हमारा ये कौन सा दर्पण है? जो हमारा दिखाई दे रहा है ये बच्चों है हमारा समतल दर्पण। अब दर्पण क्या है? यह एक चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। अधिक पॉलिश किया हुआ कैसे? मतलब अगर उसमें पॉलिश कम करेंगे तो प्रकाश हमारा दोनों ओर आदान प्रदान होने लगेगा, जिससे हमें वस्तु का रियल इमेज नहीं मिल पाएगा या साफ इमेज नहीं मिलेगा। जो अपने सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है दर्पण कहलाता है। दर्पण कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2। पहला क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण बच्चों जैसे ये हमारी कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट, और इसके एक पृष्ठ पर हम लोगों ने क्या कर दी है? कलई कर दी है। तो ये बच्चों हमारा हो गया कलई पृष्ठ, और ये हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ। तो हमें ध्यान देना है कि हमें कलई पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ दोनों देखने हैं। तो यदि प्रकाश की बच्चों इस पर हम लोग डालेंगे तो प्रकाश किरण आएगी, इधर चली जाएगी, तो ये आपतित किरण हो जाएगी और ये परावर्तित किरण। ऐसे कितनी भी प्रकाश किरण डालेंगे सब परावर्तित होकर वापस लौट जाएंगे। तो ये बच्चों हमारा क्या है? अब इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा दर्पण है। क्या बच्चों है? ये हमारा दर्पण हो गया। समझ गए बच्चों? तो ये क्या है? हमारा दर्पण है। जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि इस महिला का प्रतिबिंब जो है बच्चों हमें इस शीशे पर दिखाई दे रहा है। तो ये रियल इमेज है। ये रियल में हमारी, यानी ये कह सकते हैं ये हमारी बिंब है। बिंब माने वस्तु है और ये उसका प्रतिबिंब है। जो हमारी वस्तु होती है उसी का हमें क्या मिलता है? प्रतिबिंब। अब बात करते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका उपयोग घरों में चेहरा देखने के लिए किया जाता है, या अच्छी तरह से जानते हैं। सैलून बेटा वो होता है जहाँ पर हम लोग शेविंग कराने जाते हैं, कटिंग कटवाने जाते हैं, उनको बोलते हैं सैलून। तो उसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चों? है सैलून, ब्यूटी पार्लर आदि में किया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, इसके द्वारा बने प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है
तथा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। यानी इसके सामने जितनी दूर पर वस्तु रखेंगे उतनी ही दूरी पर वस्तु का हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोगों ने दर्पण में से जो हमारा पहला दर्पण है वो समतल दर्पण पढ़ लिया है। अब दूसरा बच्चों हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पण की। ये बच्चों क्या है? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? ये हमारा एक कांच का खोखला गोला है, ये उसका केंद्र है। कांच के खोखले गोले में से इतना भाग हम लोगों ने काट लिया। चूंकि गोला कैसा है? खोखला है। अब इस खोखले गोले के कटे हुए भाग को हम लोगों ने इस तरह से रख दिया। चूंकि गोले का केंद्र है तो इसका बच्चों अक्ष भी होगा, तो इसी प्रकार से इसका भी हमें अक्ष मिल जाएगा। ये अक्ष है। दूसरी बार क्या करेंगे? इस गोले को भाग को हम लोग उल्टा रख देंगे ऐसा। तो हमारे पास दो स्थितियां हैं। एक बार हम लोग इसको सीधा रख सकते हैं, दूसरी बार उल्टा रख सकते हैं। ये हमारा क्या है? गोलीय दर्पण। इसको क्या कहेंगे बच्चों? गोलीय दर्पण कहेंगे। तो ये हमारा है गोलीय दर्पण। खास बात क्या होती है और गोलीय दर्पण क्या होता है? जब कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग लेकर उसके एक पृष्ठ पर कलई अथवा पेंट कर दी जाती है तो इस प्रकार से प्राप्त दर्पण हमारे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने पृष्ठ ले लिया, अब इस पृष्ठ के एक और कलई या पेंट कर देते हैं। जैसे लिया और इधर हम लोगों ने क्या कर दिया? कलई कर दी। जब हम लोग एक तरफ कलई कर देंगे तो दूसरा पृष्ठ हमारा कैसा हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। ये इस वाले में हम लोगों ने बाहर की ओर कलई की, इस वाले में हम लोग अंदर की ओर कलई कर देते हैं। तो हमारे पास दो स्थितियां बच्चों मिल गई हैं। अब जब हमारे पास दो स्थितियां हैं, स्थिति नंबर 1 और स्थिति नंबर 2, तो गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के हुए बच्चों? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हुए बेटा? 2 प्रकार के हमारे गोलीय दर्पण होते हैं। कौन कौन से? पहला हमारा होता है अवतल दर्पण, दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और कौन सा होता है? अवतल दर्पण। पहचान क्या है कि कौन सा उत्तल दर्पण होगा, कौन सा अवतल दर्पण होगा? तो उसके लिए बच्चों हम आपको बता दें कि उत्तल और अवतल दर्पण पहचानेंगे कैसे। बेटा जो हमारा अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण का कलई पृष्ठ जो होता है वो बाहर होता है। कलई पृष्ठ किधर होता है बच्चों? बाहर होगा। जैसे ये हम लोगों ने एक अक्ष बना लिया। अक्ष बनाने के बाद कांच के खोखले कटे हुए गोले को रख दिया। गोले को रखने के बाद हम लोगों ने इसमें बाहर की ओर कलई करना शुरू कर दिया। तो जब हम लोग बाहर की ओर कलई करेंगे तो हमारा ये पृष्ठ जो है ये कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ। और ये कौन सा हो गया हमारा? कलई पृष्ठ। ये इसका सेंटर पॉइंट है। इसको बच्चों हम लोग P से लिखते हैं और इसे कहते हैं ध्रुव। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दर्पण का एक सिरा मिरर का ये है कि ये से M2 लिख दिया। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बच्चे बोलते हैं? ध्रुव। तो ये हमारा कौन सा दर्पण है? ये दर्पण हमारा है अवतल दर्पण। इस पे जैसे हम लोग प्रकाश किरण यहां से डालेंगे ये यहां तक जाएगी और टकराकर इधर निकल आएगी। तो ये आपतित किरण हो गई। और ये कौन सी है बच्चों? परावर्तित किरण। तो अवतल दर्पण की पहचान क्या होता है कि इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, किधर बच्चों? परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर और कलई पृष्ठ बाहर की ओर होता है। यानी वह दर्पण
जिसमें कलई या पेंट बाहर की ओर होती है तथा परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। समझ गए बच्चों कि अगर कलई हमारी बाहर है, परावर्तक पृष्ठ अंदर है, तो कौन सा होगा हमारा? अवतल दर्पण। अब हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण बच्चों क्या होता है? इसका ठीक उल्टा होता है। कैसा होता है? उसके लिए हम लोग एक अक्ष बना लेंगे। अक्ष बनाने के बाद उसमें एक दर्पण रखेंगे, दर्पण के इस बार उल्टा रख देंगे। इस तरह से रखने के बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके सिरे पर कलई या पेंट कर देंगे इस तरह से। तो ये हम लोगों ने कलई इस बार कब किधर की है? अंदर की ओर। पहले वाले में कलई किधर की थी? देखो बच्चों, पहले वाले हम लोगों ने बाहर की ओर की थी, इधर की ओर की थी। अब किसकी ओर कर रहे हैं? अब हम लोग कर रहे हैं अंदर की ओर। तो ये हमारा यम1 सिरा है और ये क्या है हमारा? यम2 सिरा। और ये हमारा हो गया P, जिसे हम लोग बोलेंगे ध्रुव। और ये बच्चों क्या है हमारा? मुख्य अक्ष है। अभी इसके वजह से हम बच्चों परिभाषा बताएंगे क्या होती है। तो जब हम लोग इस पे प्रकाश किरण डालेंगे तो प्रकाश किरण बच्चों इधर आएगी, सीधे आने के बाद ये टकरा के इधर वापस चली जाएगी। तो वह दर्पण जिसमें कलई या पेंट अंदर की ओर होती है तथा परावर्तक पृष्ठ बाहर होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा कहलाता है बच्चों? उत्तल दर्पण कहलाता है। तो उत्तल दर्पण में कलई कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। और अवतल दर्पण में कलई कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। इसमें कलई बाहर है और इसमें कलई हमारी अंदर है। ये दोनों की पहचान है। अब साथ ही साथ अगर इनमें समतल दर्पण की तुलना कर लें तो समतल दर्पण में हम लोग किसी एक सिरे पर कलई या पेंट कर देते हैं, जिससे दूसरा सिरा हमारा परावर्तक हो जाता है। तो ये कौन सा बच्चों है हमारा? ये है समतल दर्पण। तो आप दर्पणों के विषय में समझ गए हैं। फिर एक बात देख लेते हैं। इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। अब गोलीय दर्पण के भाग कौन कौन से बच्चों होते हैं? पहला बच्चों दिया गया है ध्रुव। तो हम लोग अब देख लेते हैं कि ध्रुव हमारा क्या है। अभी मैंने आपसे बताया कि जो भी हमारा दर्पण लिया जाता है, चाहे वो अवतल हो या उत्तल हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये दर्पण है, ये इसका कलई पृष्ठ है। इसको हम लोग एक नाम दे दें, ये यम1 है और यम2 है। तो ये हमारा हो गया परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। और ये कौन सा है? कलई पृष्ठ है ये। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। तो ये बच्चों क्या है हमारा? ये है ध्रुव, जिसे P संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है, इसका केंद्र ये है। तो इस केंद्र को क्या कहेंगे? ध्रुव। और इसे P संकेत द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद बच्चों आता है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? वक्रता केंद्र। फिर एक बात समझ लो, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का बना हुआ एक भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी जो गोला आपने लिया, जिससे आपने दर्पण बनाया, उस गोले के केंद्र को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। और उसी गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सेंटर, दोनों उन्हीं बोलेंगे। तो अब बच्चों हम लोग अगले टॉपिक में पहुंचते हैं, इसके अगले पार्ट में। अब जब हम लोग जाएंगे तो हमें मिलेगी वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या बच्चों क्या होती है वो सुन लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या मैंने आपको बताया कांच का खोखला गोला ये है, इसे आपने इस भाग को काट के क्या बनाया था, दर्पण बनाया था। ये उसका अक्ष है, ये उसका केंद्र आपको मिल गया, ये ध्रुव है। ठीक बेटा, तो अगर इसको हम लोग हटाना चाहें तो इस तरह डॉट डॉट करके हम लोग इसे रिमूव कर सकते हैं। ये हम इसलिए रिमूव नहीं कर रहे हैं ताकि आप इसको समझ सकें कि हमने कितना लिया हुआ है। तो ये हमारा डॉटेड भाग है, इसके मतलब हमारा जो दर्पण है वो कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, दर्पण हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये हमारा सिरा हो गया M1, ये सिरा हो गया है M2 और ये ध्रुव। वक्रता केंद्र ये हमारा क्या है बच्चों, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ये क्या है, ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हैं मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव को कौन रेखा मिला रही है, ये मिला रही है। ये जो रेखा आई हुई है ये रेखा मिला रही है, तो इस रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, ये हमारा है मुख्य अक्ष। तो आप मुख्य अक्ष समझ गए बेटा। और गोले की जो ये त्रिज्या, चाहे आप इधर ये बना लें तो ये भी गोले की त्रिज्या है, चाहे आप इसे समझें ये भी गोले की त्रिज्या है। तो गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही वक्रता त्रिज्या कहते हैं और उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को बच्चों किससे लिखते हैं हम लोग, वक्रता त्रिज्या को लिखते हैं आर संकेत दे। ठीक बेटा, समझ गए। तो वक्रता त्रिज्या किससे लिखेंगे, आर से। अब बात आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के विषय में हमने आपको बता दिया है कि क्या बताएं, गोली दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस क्या बच्चों, दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु एफ होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब मुख्य फोकस की बात क्या है बेटा, जैसे ये हमारा है दर्पण, ये इसका है ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र है जिसे हम लोग सी से लिखेंगे, वक्रता केंद्र है। तो ये क्या हमारा है, पी है। मुख्य अक्ष के समांतर, इस दर्पण बना देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे कहते हैं मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हैं मुख्य फोकस। फिर समझ लो क्या कहलाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को, किसको, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। समझ गए बच्चों, क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। अब बात करते हैं कि फोकस दूरी क्या है। तो फोकस दूरी क्या बच्चों होती है, दर्पण के ध्रुव, यानी दर्पण का ध्रुव ये हमारा है, देखो बच्चों ये क्या है हमारा, दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को, मुख्य फोकस हमारा कहाँ होगा, अगर प्रकाश किरण हम लोग इधर डालेंगे तो ये इधर निकलेगी, तो हमारा मुख्य फोकस कहाँ होगा, यहाँ पर, ये होगा मुख्य फोकस। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम लोग कहेंगे फोकस दूरी, और किससे लिखेंगे, एफ से। तो ध्रुव व मुख्य फोकस एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फिर ध्यान दो बच्चों, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे एफ संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। एक चीज बच्चों और जान लो, जब दोनों बातें आ ही गई हैं तो ये भी आप सीख लें कि यहां से यहां तक ये हमारी क्या है, ये पूरी हमारी है त्रिज्या, अब फोकस दूरी हमारी इतनी है। तब आप खुद देखिए
कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2। दर्पण हमारा कोई भी हो और ली काय में जाती हैं दूरियां हमेशा सेंटीमीटर में, तो किसी भी दर्पण हो या लेंस प्रयोग किए जाए, दर्पणों व लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती बच्चों? आधी होती है। अब बात करते हैं कि द्वारक क्या होता है हमारा। द्वारक किसकी बात करेंगे हम लोग? बात करेंगे इस समय द्वारक की बात करेंगे। तो द्वारक क्या है? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अधिकांशतः गोलीय ही होता है। अब गोलीय दर्पण लिया तो पृष्ठ हमारा कैसा होगा? गोलीय होगा। इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, जैसे यहां से यहां तक इसकी वृत्ताकार एक सीमा रेखा है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की इस सीमा को रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है यहां से यहां तक जो है, यही हमारा क्या है? दर्पण का ये द्वारक है। जहां तक हम लोग प्रकाश किरण को डाल के परावर्तन प्राप्त कर पाएं वही हमारा क्या होगा? द्वारक। अगर द्वारक हमारा नहीं है तो परावर्तन नहीं होगा, ये आप याद रखें। जितने हिस्से में कांच का अगर बड़ा सा पृष्ठ है, आपने छोटे हिस्से में पेंट या बारिश की है, तो जितना छोटा हिस्सा, जैसे एग्जाम्पल में हम आपको दे देते हैं, जैसे आपने ये ले लिया इतना बड़ा सा, अब आपने क्या किया कि पेंट इतने में की हुई है, तो फिर जो बच्चों इतना ये भाग है ये हमारा दर्पण नहीं है, किसी प्रकार का कोई दर्पण नहीं है। दर्पण हमारा कितना होगा? जितने में आपने कलैया पेंट की हुई है इतना हमारा दर्पण होगा, और इसी का जो केंद्र होगा इतने का, उसके केंद्र को ही हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, नहीं ध्रुव कहेंगे बच्चों। ठीक बेटा? ऐसा नहीं है कि बड़ा सा ले लिया गया और पूरे में कलैया पेंट है नहीं तो आप पूरे को दर्पण बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। जितने भाग में कलैया पेंट होगी उतना ही भाग गोलीय दर्पण कहलाएगा या समतल दर्पण कहलाएगा। समतल दर्पण अगर कांच की रॉड लंबी सी ले ली गई है, बीच वाले भाग में उसमें कलैया पेंट की गई है, इधर उधर कलैया पेंट नहीं है, तो जिधर नहीं है वो हमारा दर्पण नहीं है, जितने भाग में है वो दर्पण है। जो शेष भाग है वो हमारा सिर्फ एक साधारण कांच की तरह काम करेगा और उसमें प्रकाश आदान प्रदान होता रहेगा, क्योंकि कांच एक पारदर्शी माध्यम है जिसमें प्रकाश का आवागमन होता रहता है। अब मुझे अगले चैप्टर में पहुंचते हैं। अब आता हमारा है दर्पणों का उपयोग। दर्पणों के उपयोग में पहला उपयोग हमारा किसका है? अवतल दर्पण का उपयोग। यानी अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो अवतल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः टार्च, सर्च लाइट, वाहनों के अग्रदीपों, यानी वाहन में जो आगे की लाइटें लगी होती हैं उन लाइटों में ही इसका प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरणपुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यानी अवतल दर्पण का प्रयोग करके बहुत दूर तक प्रकाश भेजा जा सकता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें हमारा करते हैं? सर्च लाइट में। और किसमें करेंगे? टार्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के आगे वाले लाइट जो हैं उनमें इसका प्रयोग करेंगे। फिर आता है इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग दर्पणों के रूप में क्या आता है? सेविंग दर्पण। जो हजामत बनाने वाले लोग होते हैं वो भी अपने यहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण की सहायता से जो हमें छोटे छोटे अति सूक्ष्म बाल होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, अवतल दर्पण की सहायता से वो भी हमें बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ताकि उसको सेविंग करने में उन्हें कोई परेशानी ना हो, इसलिए वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर दंत विशेषज्ञ यानी जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करते हैं? जो हमारे दांत हैं उन दांतों में जो कैविटी है या कोई दूसरी समस्या है उसका निरीक्षण करने के लिए दांत हो गए, कान हो गए
या आँख हो गए, दांत, कान, आँख आदि का निरीक्षण करने के लिए जो डॉक्टर लोग होते हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ताकि वो वस्तुओं के बड़े प्रतिबिंब प्राप्त कर लें। जो भी उसमें छोटी छोटी कमियां हैं उनको देख करके उन्हें ठीक किया जा सके। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में बड़े अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टियां मतलब सोलर सेल समझ सकते हैं, बहुत सारे प्रकाश को डाल करके प्रकाश को परावर्तित करते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न करने में मदद मिलती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अवतल दर्पण के उपयोग पढ़ लिए हैं। अब अगला हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण के जो उपयोग हमारे होते हैं वो मुख्य रूप से जो हमारे, देखिए बच्चों, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे हम लोग? उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ियों के पास जो शीशे लगे होते हैं, साइड वाले शीशे होते हैं, उन शीशों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ताकि बड़े क्षेत्र में आने वाले वाहनों को वो छोटे स्थान में यानी शीशे में देख सकें और ये आइडिया लगा सके कि वाहन की डिस्टेंस क्या है, किस एरिया में आ रहा है, किस तरफ हमें उनको मूवमेंट में ले जाना है, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है। और स्ट्रीट लाइटों में भी करते हैं, कम क्षेत्र में ज़्यादा प्रकाश फैलाने के लिए भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। एक चीज़ बच्चों और आती है, हम आपको प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार के बारे में बता देते हैं। बिंब की स्थिति क्या होती है, कि बिंब क्या है? सबसे पहले ये जान लें कि बिंब माने होता है वस्तु। वस्तु मतलब जो भी आप देख रहे हैं वो तुम्हारी वस्तु है। वह स्थान जहाँ वस्तु रखी गई हो उसे कहते हैं बिंब। जैसे हम लोगों ने कोई भी एक दर्पण ले लिया है और उसका प्रयोग कायम कर रहे हैं हम लोग वस्तु रखने के लिए। तो हम लोगों ने ये दर्पण ले लिया, ये आ गया दर्पण, कलैया पेंट कर दिया, यहाँ पर वस्तु रख दी, ये प्रकाश किरण डाल रहे हैं और ये वापस आ रही है, और दूसरी प्रकाश किरण ये डाल दी, ये आ रही है। तो ये जहाँ बनेगी यहाँ क्या बनेगा? प्रतिबिंब। ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये भी क्या है, ये हमारी वस्तु है। तो मुख्य अक्ष पर जो हमारा बिंब होता है उसे ही वस्तु कहते हैं, यानी वह स्थान जहाँ वस्तु रखी होती है बिंब की स्थिति कहलाती है। तो बिंब की स्थिति क्या है बच्चों? ये हमारी बिंब की स्थिति है, जहाँ हमारी वस्तु रख दी जाए यही वस्तु की यानी बिंब की स्थिति है। प्रतिबिंब का साइज, यह प्रतिबिंब का आकार है जो यह बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है या बराबर बना है या वस्तु से बड़ा बना है। जैसे आप देखो, ये हमारा नन्हा सा प्रतिबिंब है, ये इतनी बड़ी सी वस्तु है। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो कैसा है? छोटा है। वस्तु कैसी है? बड़ी है। तो कभी वस्तु बड़ी होगी तो कभी प्रतिबिंब बड़ा होगा, कभी प्रतिबिंब बड़ा होगा तो कभी वस्तु छोटी होगी। जरूरी नहीं कि हर स्थितियों के लिए बराबर। और एक स्थिति बच्चों अभी आएगी हम लोगों की, जब प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति दोनों की बराबर होगी। उसके लिए हम लोग दर्पणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ेंगे, उस सेक्शन में हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चों क्या होती है? प्रतिबिंब की प्रकृति यह ज्ञात होता है कि दी गई वस्तु का दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा है, आभासी या वास्तविक। जो हमारे दर्पण होते हैं ये दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं, वास्तविक भी आभासी भी। तो कैसा प्रतिबिंब है ये भी हमें मिल जाता है। अगला है प्रतिबिंब की प्रकृति, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं सदैव दर्पण के सामने उल्टा बनता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? दर्पण के सामने उल्टा बनता है। और जो आभासी प्रतिबिंब होता है ये पर्दे के पीछे सीधा बनता है। कैसा बनेगा? पर्दे के पीछे सीधा बनता है। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ है?
आज के क्लास में हम लोगों ने भौतिक विज्ञान सेक्शन को पढ़ा है। भौतिक विज्ञान में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जो हमारा है उसमें भाग 2 हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया है। कल के सेक्शन में हम लोग इसके भाग 3 के विषय में पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे बच्चों? भाग 3 कंप्लीट करेंगे। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को अवश्य शेयर कर दें, ताकि ये आपको प्रत्येक हमें मोटिवेशन मिलेगा और इसके साथ ही साथ आप मनोबल भी मेरा इंक्रीज होगा और आप लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है। आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद।